हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम इंग्लिश पेडागोजी की दूसरी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है वो है सीटेट 2019 दिसंबर के, यानी लैंग्वेज 2 से हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज 2 में किस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि इंग्लिश पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और आप जो सीटेट जुलाई 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़ना है आपको। आपके एक भी मार्क्स के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। आपका टारगेट, आपको क्या टारगेट रखना है? आपको टारगेट रखना है कि आपके इंग्लिश पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 आ जाए, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी किए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछता है इंग्लिश पेडागोजी का, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 136 नंबर से स्टार्ट है इंग्लिश पेडागोजी का। 15 नंबर के पेडागोजी आते हैं और 15 नंबर के कंटेंट्स जिसमें पैसेज वगैरह आते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है ना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कंटिन्यूअसली जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो आप इसको ध्यान में रख के इसकी तैयारी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अ टीचर वांट टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट इन हर क्लास शी शुड, यानी एक टीचर है ना, एक शिक्षक है, वो अपने क्लास में क्या करना चाहती हैं? लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहती है। लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट को क्रिएट करना चाहती हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करेंगी कि जिससे क्या हो कि लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट बने क्लास में। अब यहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर लैंग्वेज को क्या किया जाए? बोला जाए, यानी लैंग्वेज का भरपूर प्रयोग किया जाए। भरपूर प्रयोग का मतलब है कि बोला भी जाए, सुना भी जाए, लिखा भी जाए, मतलब हर तरीके से लैंग्वेज का आपको यूज करना है। उसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? स्टेब्लिश ए लैंग्वेज लैब इन हर क्लास। क्या वो लैंग्वेज लैब को स्टेब्लिश करके क्लास में लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट क्रिएट कर सकती हैं। दूसरा है मोटिवेट पेरेंट टू बाय लैंग्वेज गेम एंड एक्टिवेट। देखिए, क्लासरूम में आप टीचर है तो क्लासरूम में पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता। पेरेंट्स का रोल घर में होता है, लेकिन क्लासरूम में किसका रोल होता है? टीचर का रोल होता है। तो आप पेरेंट्स को बोलकर एक लैंग्वेज गेम को आप बाई करने के लिए, खरीदने के लिए बोल रहे हैं, एक्टिविटी को खरीदने, तो इससे लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट क्रिएट नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर अ लैंग्वेज इज सीन, नोटिस एंड यूज्ड बाय द चिल्ड्रेन, यानी ये ऑप्शन बहुत अच्छा है पढ़ने में भी, कि जहां पर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करनी है जहाँ पे लैंग्वेज देखा जाए, नोटिस किया जाए, है ना, और बच्चों के द्वारा यूज किया जाए, यानी बच्चे उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं किसी भी मीडियम में, बोलकर, सुनकर, लिखकर, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कि लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर भरपूर प्रयोग होता है लैंग्वेज का, उसको बोलते हैं लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे। आस्क स्टूडेंट टू यूज ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन अ क्लास विथ पीयर, यानी बच्चों से बोलिए कि सिर्फ इंग्लिश में ही आप बातें करें जब आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है कि बच्चे को आप इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते हो। आपको मदर टंग से, यानी मातृभाषा से, आपको टारगेट लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसको ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको मदर टंग को वैल्यू देना होगा, और धीरे धीरे आपको शिफ्ट करना होता है टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज। तो आप सिर्फ इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते बच्चे को कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही बातें कीजिए, तो इससे लैंग्वेज एनवायरमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यही सही है और यही परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्या बोलता है? लिटरेचर फॉर ए चिल्ड्रन इज कंसीडर एज ए और एन रीडिंग, यानी क्या होता है? लिटरेचर जब हम यूज करते हैं ना, तो लिटरेचर, चिल्ड्रन के लिए जो लिटरेचर यूज किया जाता है वो किस तरह लिया जाता है रीडिंग के फॉर्म में? तो एडिशनल बर्डन होता है, ऑथेंटिक सोर्स होता है, हिंड्रेंस मटेरियल होता है, या इंस्पिरेशनल सोर्स होता है। तो देखिए, कभी भी कोई भी जो
रिसोर्स होता है, कोई भी टीचिंग मटेरियल होता है, लिटरेचर होता है, कभी भी बर्डन नहीं होता। उनके बच्चों की साइकोलॉजी को देख के उनके नीड के अकॉर्डिंग कोई भी सिलेबस में लिटरेचर या बुक डाली जाती है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन क्या दिखा रहा है, ऑथेंटिक सोर्स, यानी एक रियल सोर्स है जिसके थ्रू बच्चे क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको करना था, यहाँ पे होना चाहिए ऑथेंटिक सोर्स, है ना। फिर भी और एक बार और ऑप्शन आपको देखना, देखिए आपको सारे ऑप्शन को चेक करना है, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि सेकंड ऑप्शन सही है तो आप इस सेकंड ऑप्शन को टिक लगाकर आ गए और थर्ड और फोर्थ पढ़ना भूल गए। थर्ड और फोर्थ हो सकता है कि उससे भी बेटर ऑप्शन हो, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके जो कम प्रभावी है, जो कम इफेक्टिव है उसको हटाना है, और जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में एक एक ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद उसमें से जो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके आंसर देकर आना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ऑथेंटिक सोर्स ही होगा इसका आंसर। की लिटरेचर क्या है, लिटरेचर फॉर ए चिल्ड्रन इज कंसीडर एज ए और एन ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है वो हमें देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर द चिल्ड्रेन, यानी क्या है कि इसमें से बताया जा रहा है कि लिटरेचर का फॉर्म कौन सा नहीं है ना। यहाँ पे नॉट पर आपको ध्यान रखना है। देखिए सीटेट में नॉट, ओनली, इन सब चीजों पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कभी कभी हम जल्दबाजी में नॉट वगैरह को पढ़ना भूल जाते हैं और आंसर गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लिटरेचर का फॉर्म नहीं है, यानी किसको लिटरेचर के रूप में हम नहीं लेंगे। तो पिक्चर बुक ये लिटरेचर का फॉर्म होता है। थिजोरस क्या होता है, जहां पर हम वर्ड मीनिंग वगैरह देखते हैं, इस तरह की एक फॉर्म होती है। ठीक है ना। मिथ्स एंड लीजेंड ये भी लिटरेचर का फॉर्म होता है। लीजेंड पर, मिथ्स पर हम लिटरेचर बनती है। टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ द हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में जो हीरो हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं उनकी स्टोरी रहती है, वो लिटरेचर के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो बिल्कुल यूज किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन होंगे। हमें क्या देखना था, जो नहीं होगा। अब कौन सा नहीं होगा, थिजोरस। थिजोरस इज अ फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, जहां पे हम वर्ड मीनिंग वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, चलो, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, नॉट करेक्ट, है ना। प्रिंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है ना। अभी हमने लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट देखा, अब यहाँ पे प्रिंट रिच। देखिए बहुत सारे आप छोटे छोटे क्लास में जाओगे जहाँ पे प्ले स्कूल वगैरह चलते हैं, जहाँ पे LKG के बच्चे, UKG के बच्चे, सीनियर KG, जूनियर KG के बच्चे होते हैं, उनकी क्लासरूम बहुत कलरफुल दिखाई देती है। बहुत सारे पिक्चर्स बने होते हैं एनिमल्स के, ABCD लिखी रहती है पूरे वॉल्स पर। तो वो क्या है, वो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है, जहाँ पर बच्चे क्या कर सके, देखकर सीख सके, है ना। तो ये होता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। तो क्या सही नहीं है, तो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर ए चिल्ड्रन सच एज पिक्चर, राइम, स्टोरी। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है, जहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिखेंगे, राइम्स भी दिखेंगे, स्टोरी भी दिखेंगे। तो ये तो सही है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना। वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन द वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द होल सीजन। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि क्लासरूम में बहुत सारे देखे होंगे कि पोस्टर लगे होते हैं, क्लासरूम में लगाए जाते हैं बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बार जब वो पोस्टर लग गए तो पूरे सीजन यानी 1 साल तक उस पोस्टर को हम नहीं हटा सकते। तो ये गलत है ना। ऐसा नहीं है, जब जरूरत के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग उसमें आप चेंज कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना कि रिजिड हो गया है कि नहीं आप उसको नहीं हटा सकते हो। ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, अगर उसका काम खत्म हो गया, बच्चे की यूज का नहीं है, तो आप उसको हटा सकते हो। ठीक है। पिक्चर पोस्टर गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स, पर्सन एंड हैपनिंग। यानी ये जो पिक्चर और पोस्टर जो क्लासरूम में लगे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, वो क्या किस लिए होता है, वो
किसी भी टॉक अबाउट थिंग्स, किसी भी थिंग्स के बारे में बताता है, किसी भी पर्सन के बारे में बताता है, और ये किसी भी हैपनिंग, कोई घटना के बारे में बताता है, तो ये भी सही है। इनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम, पोस्टर, स्टोरी etc एंड डिस्प्ले देम इन अ क्लास। बच्चों को प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आप इनकरेज कीजिए, बोलिए कि आप अपने हाथों से एक पोस्टर बनाइए, एक स्टोरी लिख के लाइए, एक पोएम लिख के लाइए, जिसको हम पेस्ट करेंगे क्लासरूम की वॉल पर, तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो कौन सा नॉट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एक बार जब आप पेस्ट कर दिए वॉल पे किसी भी मटेरियल को, तो उसको आप हटा नहीं सकते हो, तो ये गलत है, और यही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर का क्वेश्चन है। अ टीचर गिव अ टास्क, है ना, अ टीचर गिव अ टास्क ऑफ डायलॉग completion to a class 5th student. The role of this task in a language learning will be, यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टीचर क्या करती है, टास्क देती है और क्लास 5th के स्टूडेंट को किस चीज का टास्क देती है, डायलॉग कंप्लीशन का, है ना, यानी डायलॉग को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये जो रोल है बच्चों को दिया गया है, टास्क जो दिया गया है लैंग्वेज लर्निंग का, वो है क्या, क्या होगा वो, है ना। तो क्या है यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या बोलता है, टीचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी वो स्ट्रक्चर को पढ़ाना चाहती है। सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, यानी वो चाहती है कि सेपरेट कर दे स्पोकन और रिटन फॉर्म को। ठीक है, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय द गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मेलिक एक्सप्रेशन। और अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है कि टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामर एरर। देखिए ये ऑप्शन तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोवाइड क्या क्या, टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक, यहां तक तो अच्छा था कि बच्चों को आप फ्रीक्वेंट फीडबैक दे रहे हैं, है ना, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली बोला जा रहा है, ओनली ग्रामर एरर के टाइम पे नहीं देना है आपको। जहां जहां बच्चे एरर करेंगे, जहां जहां बच्चे गलतियां करेंगे, वहां वहां आप फीडबैक दीजिए, उन्हें समझाइए, सिर्फ ग्रामर एरर के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, इसके लिए भी नहीं होगा। ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, इसके लिए भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपको करेक्ट लगेगा, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या करना चाह रही थी टीचर कि बच्चे को प्रोवाइड कर रही थी, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी जहाँ पे बच्चे अपने लैंग्वेज का भरपूर यूज कर सके, लैंग्वेज फॉर्मूला, लैंग्वेज का प्रैक्टिस कर सके, किस तरह से, फॉर्मेलिक एक्सप्रेशन के थ्रू, है ना। तो यही आपका ऑप्शन जो 3 होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 141 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, ये क्या बोलता है, यूजिंग रियलिया इन ए लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, यानी रियलिया क्या है, रियलिया का जब यूज हम करेंगे लैंग्वेज के क्लासरूम में, तो व्हाट इज रियलिया, रियलिया का मतलब क्या है, क्यों रियलिया का यूज करते हैं। तो रियल लाइफ सिचुएशन है रियलिया, नहीं, रियलिया रियल लाइफ सिचुएशन नहीं होता। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट एज ए टीचिंग एड, बिल्कुल सही आंसर है कि रियलिया का मतलब है कि किसी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का आप एज अ टीचिंग एड क्लासरूम में आप यूज कीजिए, है ना। यानी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट यानी कि आप किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो किसी चीज को पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप रियल लाइफ, जैसे आप प्लांट क्लास में पढ़ा रहे हैं, प्लांट, आप साइंस के टीचर हो, आप प्लांट पढ़ा रहे हो, प्लांट के पार्ट्स को पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करोगे, स्कूल के गार्डन से एक पॉट उठा कर लाओगे जिसमें प्लांट है, और उसके थ्रू आप प्लांट के पार्ट को पढ़ा रहे हो, तो एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, एज अ टीचिंग एड आपको यूज किया जाता है, उसी का मतलब होता है रियलिया, है ना। तो ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला है, एक बार और हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों पढ़ेंगे, ठीक है ना। रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट फॉर द लर्नर, बिल्कुल नहीं, ये रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ना ही रियल लाइफ सिचुएशन होता है, ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होता है। रियल लेवल ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग टू नॉलेज ऑफ द पेरेंट्स, है ना, रियल लेवल चिल्ड्रन लर्निंग भी नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 142 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है।
यहाँ क्या बोल रहा है, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ एन इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज एज ए रिसोर्स सो दैट, देखिए हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग स्टेट है, सबकी अलग भाषाएं हैं, अलग बोलियां हैं। तो एक क्लासरूम जब होता है, इंडियन क्लासरूम होता है, यानी भारत के जो कक्षाएं होती है उसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। और एक ही क्लास में आपको डिफरेंट डिफरेंट, कोई पंजाबी अच्छे से बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है ना, कोई गुजराती बोलता है। तो इस तरह से क्या होता है, क्लासरूम कैसा बन जाता है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हो जाता है, जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे रहते हैं। ठीक है, भले ही मीडियम इंस्ट्रक्शन स्कूल का कुछ भी हो, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जिनकी मदर टंग अलग अलग होती है वैसे बच्चे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मस्ट बी यूज एज ए रिसोर्स। अब आपको मल्टीलिंगुअल नेचर जो है हमारे क्लासरूम का, उसको रिसोर्स की तरह यूज करना है, तो आप कैसे यूज करोगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, एवरी चाइल्ड, पहला ऑप्शन बोलता है एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। देखिए मल्टीलिंगुअल नेचर है आपके इंडियन क्लासरूम का, तो वहां पर आपको किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ये पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरी चाइल्ड फील सिक्योर, यानी हर बच्चा सिक्योर फील करे, है ना, इंपॉर्टेंस फील करे, वैल्यू फील करे और एक्सेप्टेड फील करे, उनको ऐसा लगे कि नहीं हमको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है आपका। फिर भी हम अगला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, एवरी चाइल्ड लर्न एट द सेम पेस, क्या हर बच्चा एक ही स्पीड से पढ़ता है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। हर बच्चे की पढ़ने की स्पीड लेवल अलग होती है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट, इसी को तो हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेज, चिल्ड्रन बहुत सारे लैंग्वेज सीख सकते हैं, ये सही तो है, ये जो स्टेटमेंट दिया है सही है, लेकिन इसका जो है ये मल्टीलिंगुअल नेचर से लेना देना नहीं है। सीख सकते हैं, लेकिन आपको ये बता रहा है कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में बच्चे किस तरह से बच्चे से बिहेव करोगे, किस तरह से आप मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का यूज करोगे, है ना। टीचर डेवलप लैंग्वेज प्रोफेंसी, टीचर अपने लैंग्वेज प्रोफेंसी को डेवलप करेगा, तो ये तो सही है, लेकिन इससे मल्टीलिंगुअल नेचर का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही लग रहा है कि हमको मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को इस तरह से यूज करना है ताकि हर बच्चा क्या फील करे, सिक्योर फील करे, अपने आप में एक फ्रीडम फील करे और एक्सेप्टेड फील करे, है ना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड विच आर, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या है ये एक्टिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है कि जो वर्ड हमें फ्रीक्वेंटली दिखते रहते हैं, है ना, अक्सर दिख जाते हैं। जैसे आपको एक्टिव वोकैबुलरी में आपको, जैसे आप साइट वर्ड आपने सुना होगा, उसी की तरह है कि आपको अक्सर दिख जाते हैं, है ना, और उसकी मीनिंग आपको पता रहती है, जिसको हम एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यूज ओकेजनली, कभी कभी यूज करते हैं, जी नहीं, एक्टिव वोकैबुलरी आप अक्सर यूज करते हैं, है ना, मतलब बहुत बार यूज करते हैं, उसको हम एक्टिव वोकैबुलरी। डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ये भी गलत है ना, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस भी नहीं होगा। यूज फ्रीक्वेंटली बिल्कुल सही है, वो एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब होता है कि वह वोकैबुलरी जिसको हम अक्सर यूज किया करते हैं, जैसे और हो गया, है ना, एंड हो गया है ना, और एंड बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आइदर, नाइदर, इस तरह के वर्ड क्या होते हैं, ये सब एक्टिव वोकैबुलरी होते हैं। फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी पोएट्री को पढ़ाना, है ना, क्लासरूम में, वो किस लिए होता है, उसका एम क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी पोएट्री पढ़ाने का हमारा एम, हमारा मकसद क्या होता है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए हम पोएट्री पढ़ाते हैं, पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन के लिए पढ़ाते हैं, ये सही लग रहा है। फिर भी हम और देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, देखिए डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर के लिए हम पोएट्री नहीं पढ़ाते हैं। मेकिंग लर्नर टू बिकम पोएट, देखिए हमें ये
पोयम या पोइट्री या कविता पाठ क्लास में कराने से हमारा ये मकसद नहीं होता है कि बच्चे पोएट ही बन जाए। हर बच्चे का अलग अलग एम होता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन पोएट्री हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि सारे बच्चे जो हैं वो क्या फील करें, वो इंजॉयमेंट करें और अप्रिसिएशन फील करें, अप्रिशिएट करें, है ना। तो अप्रिसिएशन के लिए हम पढ़ाते हैं और इंजॉयमेंट के लिए पोएट्री पढ़ाते हैं, जिससे हम आनंद ले सके, मज़ा आए हमको, हम प्लेजर फील कर सके, इसलिए हम पढ़ाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फीम्स इज द, यानी मॉर्फीम्स क्या होता है ना। व्हाट इज मॉर्फीम्स? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, बिल्कुल सही है। फिर भी हम और देखेंगे यूनिट ऑफ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू अ न्यू मीनिंग, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेजेस, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी मॉर्फीम क्या होता है, वो छोटा वर्ड जिसकी अपने आप में एक अपनी पहचान होती है, अपनी एक मीनिंग होती है, वो मॉर्फीम होती है ना। यानी मीनिंगफुल, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कैट का, ठीक है ना, CAT कैट। क्या आप ये कैट का एक अपना मीनिंग है, स्मॉलेस्ट, इसको मॉर्फीम बोलेंगे क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। क्या आप कैट को तोड़ सकते हो? तो कैट को तोड़ोगे तो आपको कोई एक मीनिंग, अगर आप बीच से तोड़ोगे, ठीक है, CA और T कर दोगे तो कोई मीनिंग आपको इसकी नहीं मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वह वर्ड जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो और उसकी एक अपने आप में मीनिंग है। जैसे आप हिंदी में राम लिखते हो, ठीक है ना, राम, राम का मतलब किसी का नाम हुआ। अगर आप राम को 2 पार्ट में से डिवाइड करोगे तो रा का भी कोई मीनिंग नहीं होगा और म का भी कोई मीनिंग नहीं होगा। तो वही बोल रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, वह मीनिंग की छोटी इकाई जिसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तोड़ने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ठीक है, देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। अ टीचर ऑफ क्लास 2 यूज लैंग्वेज नॉलेज एंड लैंग्वेज a teacher of class 2 use learners language and a teacher of class 2 use learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Her learner language is used in a teaching English as an, यानी क्या बोल रहा है कि क्लास 2 का टीचर है, वो क्या कर रहा है कि लर्नर का जो लैंग्वेज है ना, लर्नर का जो नॉलेज है एंड लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए वो क्या कर रहा है, एक ब्रिज बना रहा है ना, बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। यानी मदर टंग उसकी लैंग्वेज पहली होगी और दूसरी लैंग्वेज क्या हो गई, इंग्लिश हो गई, जो कि उसकी टारगेट लैंग्वेज होगी। तो उसके बीच में एक ब्रिज बना रहा है ना। हियर द लर्नर लैंग्वेज यूज्ड इन अ टीचिंग, तो लर्नर की जो लैंग्वेज है जो कि मदर टंग है वो किस तरह से यूज किया जा रहा है, इस यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्या वो हिंड्रेंस है? बिल्कुल नहीं। मदर टंग क्या होगी, कभी भी आपको रिसोर्स की तरह यूज किया जाता है, कभी भी हिंड्रेंस नहीं होता है, रुकावट नहीं होता। ट्रांसलेशन के लिए यूज होगा? बिल्कुल नहीं। ये किस लिए यूज होगा? एज अ रिसोर्स, ये आपके लिए क्या करेगा, एक सुविधा प्रोवाइड करेगा जिससे आप टारगेट लैंग्वेज को सीख सके। इसीलिए वो एक ब्रिज स्टैब्लिश कर रही है, बिल्ड कर रही है आपके मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज में, है ना। पैटर्न ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमसे बोलता है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। BICS स्टैंड फॉर, यानी BICS का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सिंपली मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं कि इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है, ऑप्शन नंबर 4। यानी B फॉर बेसिक, I फॉर इंटरपर्सनल, C फॉर कम्युनिकेटिव एंड S फॉर स्किल्स। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट जुलाई 2024 के लिए। इसी तरह से तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, मंजिल दूर नहीं है, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।